आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेटीन से आगे। पिछले वीडियो में हमने पैकेटीन तक पढ़ा था, अब पढ़ेंगे पैकेटीन से आगे का प्रोसेस क्या सब होता है वो सब पढ़ेंगे। तो उसे देखते हैं कि डिप्लोटीन होता है, 4th स्टेज पे डिप्लोटीन है। इसका सबसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे, इसमें मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसमें इस सेपरेशन होता है या डिजॉल्व हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके वजह से बाइवेलेंट सेपरेशन होता है, बाइवेलेंट सेपरेशन होता है। एक्सेप्ट बस वहाँ पे नहीं होता है सेपरेशन, जैसे ये है, ये सेल है, इसके अंदर हम ये ऐसे देख रहे हैं, सिर्फ ये काइजमाटा है, सिर्फ ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास से सिनेप्सिस गायब नहीं हो, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब नहीं होता, बाकी सारे जगह से ये डिजॉल्व कर जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से ये सेपरेट होते हैं, बाइवेलेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डाइकाइनेसिस पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में डाइकाइनेसिस है। डाइकाइनेसिस है, इसमें सबसे इसका मार्क लाइन है कि टर्मिनलाइजेशन हो जाता है काइजमाटा का। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, इसके वजह से फिर यहीं पे सब टर्मिनलाइजेशन जब हो जाता है, और एक समझ सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ काइजमाटा, ये इंड के तरफ शिफ्ट करता है काइजमाटा, इंड के तरफ, ये जो पोर्शन है ये इंड के तरफ शिफ्ट करता है। और फिर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाते हैं, स्ट्रक्चर में ये सेल है, स्ट्रक्चर ऐसे हो जाते हैं, स्ट्रक्चर ये बनता है, ये शिफ्ट कर चुका है, इंड के तरफ शिफ्ट कर चुका है, ये काइजमाटा यहाँ अब नहीं है। और फिर यहाँ अब फिर स्टार्ट होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम होता है, क्योंकि सबसे पहला जो था लिप्टोटीन था, वहाँ कंडेंसेशन शुरू हुआ नहीं था, बस विजुअलाइजेशन हो रहा था। अब जब प्रोफेज का लास्ट होने लगा, लेट प्रोफेज जब लास्ट होने लगा प्रोफेज का, तब कंडेंसेशन शुरू हुआ है क्रोमोजोम का। अब हम देखेंगे मेटाफेज 1 पढ़ेंगे। मेटाफेज 1 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले समझना है कि माइटोसिस में क्या हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है। माइटोसिस में जब इक्वेटोरियल प्लेन पे आना था, इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा इसमें, लेकिन इसमें क्रोमोजोम नहीं, इसमें टेट्राड आएगा, या फिर बाइवेलेंट बोलिए, बाइवेलेंट आएगा। तो इसको समझना है, बाइवेलेंट टेट्राड सब कुछ समझना है। उसमें मेटाफेज में बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन नहीं होते हैं, इसलिए उसमें क्रोमोजोम सिर्फ ऐसे, वो क्रोमोजोम आता था प्लेन पे, क्रोमोजोम आ जाता था, सेंट्रोमियर लगा होता था बीच में, या फिर काइनेटोकोर से फिर उसको सेपरेट कर देते थे एनाफेज में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेट्राड आते हैं, इस तरीके से आते हैं, ये टेट्राड आते हैं, यूँ ऐसे करके आते हैं, ये प्लेन बीच का है, ये एक क्रोमोजोम, एक ये है, एक ये है, ये है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। होमोलोगस क्रोमोजोम हुआ कि जो 2 क्रोमोजोम जिसकी लोकेशन वगैरह सब सेम जगह पे हो, उसको होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। इस होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते हैं, इसमें ये दोनों अपने आप में सिस्टर क्रोमोजोम हैं, सिस्टर क्रोमोजोम है। और ये दोनों अपने आप में नॉन सिस्टर क्रोमोजोम है, नॉन सिस्टर क्रोमोजोम है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, रिकॉम्बिनेशन में होमोलोगस क्रोमोजोम का, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम का बाइवेलेंट बना था, और बाइवेलेंट में नॉन सिस्टर क्रोमोजोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमोजोम के बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमोजोम के बीच में होगा।
नॉन सिस्टर क्रोमोजोम के बीच में हुआ। और ये बाइवेलेंट है, इसको बाइवेलेंट बोलते हैं, ये बाइवेलेंट है, ये स्ट्रक्चर बाइवेलेंट है। टेट्राड बोलते हैं हम जब ये स्ट्रक्चर बना रिकॉम्बिनेशन के टाइम, ये टेट्राड था। तो इसके जो मेटाफेज 1 है इसमें टेट्राड ही इक्वेटोरियल प्लेन पे आते हैं। ये क्लियर हो गया होगा टेट्राड कैसे आते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे आते हैं। और जब अगला प्रोसेस देखेंगे कि हम लोग एनाफेज देखेंगे, एनाफेज 1 देखेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें सेपरेशन होना है। सब शुरुआत वाली कॉन्सेप्ट याद रखनी है, वो सारे जगह वही लगते हैं। यहाँ सेपरेशन होना है, ये प्लेन है। सेपरेशन होने के लिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कुछ ऐसे बनेगा। टेट्राड पहले बनाइए, टेट्राड बनने के बाद देखेंगे कि ये अपोजिट पोल है और यहाँ से स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं, स्पिंडल फाइबर ही सेपरेट करता है। और फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये क्रोमोजोम है। जब सेपरेट होने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर आएगी तो इसमें सेपरेशन होना है टेट्राड का। इसमें क्वेश्चन ये भी आते हैं कि माइटोसिस में क्रोमोजोम जब सेपरेट हो रहा था, माइटोसिस में सेपरेशन के टाइम सेंट्रोमियर, स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। बट यहाँ पे मियोसिस 1 में देखेंगे, मियोसिस 1 में जो सेपरेशन हो रहा है ना फेज 1 के अंदर, यहाँ स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेट्राड सेपरेट हो रहे हैं, टेट्राड सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे टेट्राड सेपरेट हो रहा है। यहाँ कोई सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है क्योंकि सेंट्रोमियर साथ ही चला गया है, अपने दो एक क्रोमोजोम जो है इनके साथ चला गया है, बीच में कोई सेंट्रोमियर नहीं था, इसलिए सेंट्रोमियर सब स्प्लिट नहीं होता। यहाँ टेट्राड का सेपरेशन होता है, यही फ़र्क है। यहाँ पे इसको समझने के लिए एक होता है कि एक सिंगल क्रोमेटिड स्टेट के भी क्रोमोजोम होते हैं और डबल क्रोमेटिड स्टेट के भी क्रोमोजोम होते हैं। तो सिंगल क्रोमेटिड स्टेट जब डबल हो जाते हैं तो ये इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, लेकिन डबल क्रोमेटिड जब डबल होते हैं तो इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता। ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करने के बजाय ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो यही टेट्राड यहाँ पे सेपरेट हुआ। लास्ट देखेंगे टीलोफेज 1 में वही होना है, रीअपेयरिंग होना है, फिर से रीअपेयर होंगे सारे ऑर्गेनेली, रीअपेयर होंगे सारे, जैसे माइटोसिस में हो रहे थे सेम इसमें भी वैसे ही होंगे। जितने भी न्यूक्लियस ER माइटोकॉन्ड्रिया सारे जितने भी ऑर्गेनेली प्रोफेज में डिसअपेयर हो चुके थे वो सब यहाँ रीअपेयर होंगे। और ये वही रीअपेयर हो रहे हैं जो लेट प्रोफेज के टाइम में, जब लास्ट में शुरुआत प्रोफेज वन में जो हम देख रहे थे लिप्टोटीन वगैरह, वहाँ पे डिसअपेयर नहीं हुए थे। वो लास्ट जब होने लगता है प्रोफेज का, वहाँ पे सब डिसअपेयर होने लगता है फिर और वही टीलोफेज 1 में फिर से रीअपेयर हो जाते हैं सारे। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है, साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बन चुका है। इसका स्ट्रक्चर ये एक सेल है, ये इससे 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बने हैं। इसमें इसका क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएगा। क्रोमोजोम इसका अगर 46 है तो यहाँ 23 हो गया। मदर सेल में 46 है, डॉटर सेल में 23 क्रोमोजोम नंबर हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 2 आने से पहले एक बीच में इंटरकाइनेसिस, एक छोटा सा फेज आता है, इंटरकाइनेसिस आता है। फिर शुरुआत करेंगे मियोसिस 2 का। मियोसिस 2 सेम होता है माइटोसिस के तरह, बिल्कुल सेम, सब चीज़ें सेम है क्योंकि इसका अभी स्ट्रक्चर और इसमें क्रोमोजोम नंबर जो पहले वाले मियोसिस 1 में था वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना था। 2 सेल बने थे 23 देखेंगे तो
और यही मियोसिस 2 में सेम यहाँ फिर से 2 बनेंगे, और दो इसके क्रोमोजोम नंबर सेम होने की वजह से दोनों में भी सेम होंगे। तो यही देखना है मियोसिस 2 में। फर्स्ट अब देखेंगे प्रोफेज 2। प्रोफेज 1 में जो मियोसिस 1 के टीलोफेज में जो रीअपेयर हुए थे सब डिसअपेयर फिर से हो जाएंगे। फिर वही सब सारे प्रोसेस सेम, फिर दूसरा आ जाएगा मेटाफेज 2 आएगा। मेटाफेज 2 में फिर से इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा, जो इसको मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, इसी को मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। और इसमें बस फ़र्क ये है कि मेटाफेज 2 में जो आ रहा है इक्वेटोरियल प्लेन पे वो क्रोमोजोम आ रहा है, क्योंकि मेटाफेज 1 जो था उसमें टेट्राड आ रहा था और टेट्राड सेपरेट होके कुछ ऐसा हो गया था, अपने पोल के साइड जा चुका था क्रोमोजोम, और ऐसे आया। तो ये जब दूसरे में जब डिवाइड करने लगेंगे तो यही आएंगे, ऐसे करके ये क्रोमोजोम आएंगे प्लेट पे। तो ये वाली क्रोमोजोम ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। फिर से ये मेटाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा बीच से, क्योंकि यहाँ क्रोमोजोम आ चुका है, टेट्राड पहले ही सेपरेट हो चुका और माइटोसिस की तरह सेम होना है। तो यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ एनाफेज में जाके स्प्लिट होगा सेंट्रोमियर। तो ये फ़र्क ये है कि मेटाफेज 1 में टेट्राड आता था और मेटाफेज 2 में क्रोमोजोम आएगा। एनाफेज देखते हैं हम लोग। एनाफेज 2 देखते हैं। एनाफेज 2 में देखेंगे फिर से वही माइटोसिस की तरह सेपरेशन करना है। यहाँ पे क्रोमोजोम टेट्राड तो बचा नहीं है, टेट्राड एनाफेज 1 में सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम है, ये सेपरेट कर जाएगा क्रोमोजोम। फिर आएगा टीलोफेज 2 फिर से रीअपेयरिंग है, इसमें जो भी डिसअपेयर हुए थे रीअपेयरिंग है सारे के। और फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस चलेगा। तो साइटोकाइनेसिस ये जो मदर सेल हमारा 23 का बना था मियोसिस 2 से, ये दो डॉटर सेल में बटेगा। दो डॉटर सेल में बटेगा। इसके क्रोमोजोम नंबर सेम होंगे, क्योंकि ये सेम माइटोसिस की तरह होना है, इसलिए क्रोमोजोम नंबर सेम है। हम एक और की पॉइंट देखेंगे कि हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि क्रोमोजोम का नंबर सेम होता है, इक्वल होता है, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल बोलते हैं, क्योंकि इसका क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस कर जाता है, हाफ हो जाता है। अब माइटोसिस का सिग्निफिकेंट ये है कि हम अपने सोमैटिक सेल के जो है कांस्टेंट रख सकते हैं, उसके सेल के रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए होता है। अगर हमारे बॉडी में कहीं इंजरी होती है, सेल ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ डिवाइड करके फिर से सेम सेल बन जाते हैं। और मियोसिस में ये है कि मियोसिस हमारे जनरेशन में वेरिएशन लाने के लिए होता है, और हमारी पोलाइडी को मेंटेन करने के लिए मियोसिस ज़रूरी है। जैसे कि अगर फादर मदर 2n है तो उसके गैमिट तो ऑलवेज गैमिट जो होता है हमेशा ऑलवेज गैमिट डिवाइडेड बाय मियोसिस। तो n बनते हैं, तो n + n बन के 2n होंगे। इसीलिए नहीं तो अगर 2n इक्वेशन से होते हैं तो 2n + 2n तो 4n हो जाएगा। इसलिए वो नहीं, इसके इक्वेशन को मेंटेन रखने के लिए, स्पेसिस के इक्वेशन को मेंटेन रखने के लिए डिवीजन होता है, और ये वेरिएशन लाता है सबसे। और यही वेरिएशन एक्यूमुलेट होने के बाद बहुत टाइम के बाद वो इवोल्यूशन में कन्वर्ट करता है, और हम नया स्पेसीज देखते हैं, उसको स्पेसिएशन बोलते हैं। और फिर स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। और आगे हम देखेंगे पॉलीटीन क्रोमोजोम, लैम्प्रस क्रोमोजोम और कुछ जो
इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें उसको भी देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और हम इसके बाद आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। और थैंक यू।